brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी अपने चुनाव क्षेत्र रायबरेली पहुंचे हैं। 2 दिनों की यात्रा है, लेकिन रायबरेली से क्या सियासी मैसेज देना चाहते हैं राहुल गांधी, हम आज ये बताएंगे। लेकिन बीजेपी के नेता दिनेश सिंह, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कैसे राहुल गांधी का रास्ता रोकने की कोशिश की है, कैसे आमने सामने दोनों पड़े तो पुलिस ने राहुल गांधी का रास्ता बदला, लेकिन आज रुक रहे हैं ऊंचाहार में। तो क्या है यहाँ के सियासी संदेश, क्या मनोज पांडे को लेकर भी कुछ चल रहा है? इसके अलावा ये भी दिखाएंगे कि नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर नेपाल की हिंसा के बाद क्या हैं हालात, और कैसे उत्तर प्रदेश की सीमा से महज 7 किलोमीटर दूर 5 बार के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा के घर को फूंक दिया गया है, कोना कोना जला दिया गया है और लोगों ने घर को पूरी तरीके से लूट लिया है। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो राहुल गांधी आज रायबरेली पहुंच गए हैं। यात्रा की शुरुआत तो लखनऊ के महावीर मंदिर से होती है, जो कि मोहनलालगंज का है और रायबरेली के रास्ते पर पड़ता है। एयरपोर्ट से उतरे तो प्रदेश अध्यक्ष के साथ राहुल गांधी रायबरेली के लिए निकल पड़े। पहले मंदिर में दर्शन करते हैं और उसके बाद पहुंचने की कोशिश करते हैं रायबरेली। लेकिन जहां से रायबरेली की शुरुआत होती है, जो सीमा है लखनऊ और रायबरेली की, हरचंदपुर में उनका रास्ता रोक लेते हैं दिनेश सिंह। जी हां, दिनेश सिंह कभी गांधी परिवार के बेहद करीबी हुआ करते थे। सोनिया गांधी के सबसे करीबी नेताओं में रायबरेली में थे, लेकिन अब कांग्रेस के और गांधी परिवार के धुर विरोधी हैं। तो अपने विधानसभा क्षेत्र में और अपने कॉलेज के सामने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ दिनेश सिंह रास्ता रोक लेते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं, और तब असल मशक्कत शुरू होती है पुलिस वालों की। पुलिस वाले राहुल गांधी का पहले रास्ता बदलते हैं, लेकिन खूब तब तक जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। राहुल गांधी का रास्ता किसी तरीके से प्रशासन बदलता है और फिर उन्हें रायबरेली के लिए दूसरे रास्ते से ले जाता है, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ दिनेश सिंह उनका रास्ता रोककर खड़े थे। वजह, प्रधानमंत्री के मां को जिस तरीके से बोला गया, उसी को आधार बनाकर, मुद्दा बनाकर दिनेश सिंह ने राहुल गांधी का रास्ता रोकने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी बिना कुछ बोले आगे बढ़ चलते हैं। आज उनके कई कार्यक्रम रहे। अपने 3 विधानसभा क्षेत्रों में वो जाते हैं और न्याय कार्यकर्ताओं के साथ साथ अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से आज उनकी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मुलाकात होती है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा अपने कार्यकर्ताओं के बीच उठाया है और इसे जन जन तक पहुंचाने की बात कही है। कल भी उनकी यात्रा है, लेकिन आज अपना कार्यक्रम खत्म करने के बाद वो ऊंचाहार के एनटीपीसी गेस्ट हाउस पहुंचते हैं। लेकिन उसके पहले प्रजापति परिवार से उनकी मुलाकात होती है। प्रजापतियों के एक परिवार से वो मिलते हैं एक होटल में, और वहाँ पर वो एक ब्राह्मण लड़के को एक टॉफ़ी देते हैं। तो कई चीज़ें एक साथ वो साधने की कोशिश करते दिखे, ओबीसी, ब्राह्मण, अपने क्षेत्र में अपने कार्यकर्ता, और आखिर में जब वो पहुँचते हैं एनटीपीसी के गेस्ट हाउस में, जो कि हाल के कई सालों से कोई गांधी परिवार कम से कम ऊंचाहार आकर रुका नहीं था, लेकिन आज राहुल गांधी वहीं रुके हैं। और इसके पीछे भी एक सियासी संदेश, एक सियासी मैसेज की बात की जा रही है, क्योंकि ये वो जगह है जहां से मनोज पांडे कई बार से विधायक रहे हैं समाजवादी पार्टी के, और अब कांग्रेस पार्टी के निशाने पर हैं। कहा जाता है कि जब भी यहाँ से सोनिया गांधी जीती, कांग्रेस जीती, तो ऊंचाहार से जीत में मनोज पांडे का पहले बड़ा रोल हुआ करता था। अब वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र पर उसने अपनी नज़रें गड़ा ली हैं, और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी पहली बार ऊंचाहार के एनटीपीसी गेस्ट हाउस में रुके हैं। यानी कि अपने पार्लियामेंट के इस कॉन्स्टिट्यूंसी में
उनका जोर ऊंचाहार पर भी है ताकि चर्चा रहे। और बता दें कि ऊंचाहार से मनोज पांडे, जो कि विपक्ष में जब रहे, अखिलेश यादव के साथ रहे, तो पार्टी के मुख्य सचेतक रहे, ब्राह्मण चेहरे रहे, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में राहुल गांधी को यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में संभावनाएं अपने लिए भी दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज है, और कल और विधानसभा क्षेत्रों में वो जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। लेकिन आज उन्होंने मीडिया से बिल्कुल कोई बात नहीं की। कई बार उनसे बात करने की कोशिश हुई, लेकिन एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा है। हालांकि कुछ एजेंसीज को उन्होंने वोट चोरी पर कुछ बातें कही हैं। अगली खबर, और अब बात करेंगे नेपाल के हालात की। नेपाल के हालात से उत्तर प्रदेश इसलिए जुड़ता है क्योंकि नेपाल की लंबी सीमा रेखा उत्तर प्रदेश के साथ गुजरती है। और अगर आप नेपाल के हालात को उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के साथ देखेंगे तो यहाँ के हालात भी बेहद ख़राब रहे हैं। एक दिन पहले जब पूरे नेपाल में आगजनी हुई, पूरे नेपाल में जो सरकारी और सरकार से जुड़े लोगों के घरों, मंत्रियों के घरों को फूंका गया, तो उत्तर प्रदेश के सटे हुए जो नेपाल के ज़िले हैं उसे भी नहीं बख्शा गया। आपको हम दिखाते हैं शेर बहादुर देवबा का धनगढ़ी का वो मकान जो उनकी पत्नी के नाम है। जब उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही थी तब उन्होंने ये मकान खरीदा था, और इसे शेर बहादुर देवबा का मकान कहा जाता है। और यहाँ पर कई दिनों तक वो रहे हैं। ये उनका मकान है और यहाँ से उनका पुश्तैनी घर बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन इस घर की क्या हालत हुई है, धनगढ़ी में इस मकान को पूरी तरीके से फूंक दिया गया है। आप देखिए वहाँ की ये रिपोर्ट कि किस तरीके से धनगढ़ी में 5 बार के नेपाली कांग्रेस के नेता और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा के घर को कैसे फूंका गया और भीड़ ने किस कदर उनके घर का कोना कोना जला दिया है। देखिए रिपोर्ट। हम इस वक्त नेपाल के धनगढ़ी में हैं और ये जो घर है ये नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा का है। धनगढ़ी में कभी उन्होंने घर खरीदा था, लेकिन जिस तरीके से भीड़ ने उनके घर को जला दिया है, आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। ये पूरा घर है जिसमें कि सारे सामान को बाहर निकाल करके जलाने की कोशिश की गई। घर को पूरी तरीके से रैंसैक, पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। और जो घर इस वक्त आपको इस जली हुई हालत में दिखाई दे रहा है, ये धनगढ़ी है। जी हाँ, यहाँ से कभी उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, उन्होंने ये घर खरीदा था, और ये घर इस वक्त किस हालत में है आप अंदाज़ा लगाइए। यानी कि प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ का जो गुस्सा है लोगों का, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये पूरा उनके घर का इलाका है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की सीमा पर हालात सामान्य हैं। दुकानें हालांकि नेपाल में बंद हैं। रात के शाम के 5 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है, लेकिन भारत में हालात पूरी तरीके से सामान्य है और नेपाल पर नज़र रखी जा रही है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए यूपी तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, ये हमारी गुजारिश है। बहुत शुक्रिया।